जय हिंद दोस्तों, मैं दीपक सर आप सभी को आइडियल स्टडी पॉइंट में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, मैं क्लास 12th के लिए वीवीआई लॉन्ग क्वेश्चन लेकर आ गया हूं फिजिक्स सब्जेक्ट का। ठीक है, ये आपके लिए नए अवतार का क्वेश्चन है, एकदम वीवीआई है। देखिएगा कि यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में रहेंगे, तो आप इस में शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। ठीक है, और ये आप कमेंट बॉक्स में आप जरूर कमेंट कीजिएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। ठीक है, इसमें हम 8 क्वेश्चन का सोल्यूशन बताएंगे और 8 क्वेश्चन का एक और वीडियो लेकर आएंगे। आपको टोटल ये 15 या 16 क्वेश्चन का आपको यही तैयार करके जाना है और आपके एग्जाम यही एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए क्वेश्चन क्या कहा गया है। पहला क्वेश्चन कि एक प्रिज्म के लिए दिखाइए कि अपवर्तनांक n के लिए, अपवर्तनांक n या यहाँ पे म्यू भी बोल सकता है। ठीक है ना, तो ये आप ध्यान दीजिएगा। तो अपवर्तनांक m के लिए चाहे m हेतु या n हेतु साइन a प्लस लेमडा m बटा 2 साइन a बटा 2, ये आपको प्रूफ करके दिखाना है। काफ़ी बार पूछा जा चुका है ये। या ऐसे भी क्वेश्चन कर देगा कि कांच प्रिज्म से अपवर्तन प्रकाश के अपवर्तन की किरण आरेख खींचे और प्रिज्म पदार्थ के अपवर्तनांक ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त सूत्र को स्थापित कीजिए। तो इसका भी जवाब वही होगा, वही प्रूफ करना है। तो आप सबसे पहले एक प्रिज्म बना लेंगे इस तरह से। देखिए हमने यहाँ पे बनाया है प्रिज्म ABC। ठीक है, और यहाँ पे देखिए यहाँ पे आपतित किरण क्या है, PQ है। ठीक है, और PQ का फिर यहाँ से प्रिज्म से टकराया तो फिर PR दिशा में गया, फिर PR से R से कहाँ से RS दिशा में चला गया परिवर्तित होकर। ठीक है, तो इस तरह से आपको बना देना है चित्र अच्छी तरह से। ठीक है, और इसमें नामकरण कर देना है PQRS। ठीक है, इस तरह से। और यहाँ पे अभिलंब डाल देना है NO और यहाँ पे N-O। ठीक है, और यहाँ पे E कोण दर्शा देना है R1 R2, ये सब आपको I है ना। यहाँ पे T कटान बिंदु है, यहाँ पे लेमडा कोण बन रहा है। ठीक है, तो ये सब आपको दर्शा देना है, ऐसे आपको ABC लिख देना है। अब देखिए हमने लिखा है, मान लिया कि यहाँ पे देखिए चित्र आप अच्छी तरह से इसको बनाइएगा, जाके पेंसिल मतलब फीट पेंसिल लेकर जाइएगा अच्छी तरह से, और ये सब चित्र अच्छी तरह से पेंसिल से बनाइएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए माना कि ABC क्या है, एक प्रिज्म हो गया। ठीक है, जिसमें PQ की बात किया जा रहा है कि PQ क्या है, यहाँ पे आपतित किरण है, और NQ जो है आपका, यहाँ पे N और Q जो है यहाँ पे एक AB सतह पर क्या खींचा गया, अभिलंब खींचा गया। देख लीजिए यहाँ पे। और यहाँ पे RS जो है आपका, यहाँ पे देखिए RS ये एक निर्गत किरण है। ठीक है, इसके बाद हम बताए हैं कि N-R जो है आपका AC सतह पर अभिलंब है। N- ये R जो है AC सतह पर क्या है, अभिलंब है। ठीक है, इस तरह से लिखना है। फिर इसमें लिखा है कि PQN I आपतन कोण हो गया। यहाँ पे देख लीजिए चित्र में कि क्या है, PQN हो गया। यहाँ पे देखिए PQN जो है आपका ये I, ये आपका आपतन कोण हो गया। और इधर से निर्गत किरण या अपवर्तित किरण का नाम हो गया यहाँ पे N-RS। ठीक है, चाहे SR N- ऐसे भी बोल सकते हैं। तो ये निर्गत कोण हो गया। ठीक है, इसको हम E से डिनोट किए हैं SR N- को। ठीक है, तो यहाँ पे डैश छूट गया, यहाँ पे डैश लगा लीजिएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। फिर इसके बाद हमने लिखा है कि RQO को R1 माने हैं, AB सतह पर अपवर्तन कोण है, और QRO जो है R2 माने हैं, AC सतह पर खींचा गया है, और यहाँ KTS जो है आपका लेमडा विचलन कोण है। ठीक है, तो ये हमने जो माना है यहाँ पे देखिए चित्र में आपको दिखा देते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखे हैं कि एक ठो हमने कोण माना है ना R1, देख रहे हैं। तो यहाँ पे R1 यहाँ पे कोण दर्शाया गया है RQO। ठीक है ना, RQO ये R1 मान लिए हैं। फिर उसके बाद में हमने क्या लिखा है, QRO यहाँ पे R2 ये मान लिए हैं, और यहाँ पे फिर एक लिखे RTK, तो यहाँ पे लेमडा यानी विचलन कोण है। ठीक है, इस तरह से आपको लिख देना है। ये सब जो भी चीज़ है चित्र में चित्र से देखकर लिख देना है। अब यहाँ पे लिखा गया कि न्यूनतम विचलन की स्थिति में हमने क्या किया है, डेल्टा को हम डेल्टा M मान लिए हैं और E बराबर I हो जाएगा। ठीक है, ये हम न्यूनतम विचलन की स्थिति में मान लेंगे। और R1 बराबर R2 बराबर R, यहाँ से चित्र के हिसाब से
कर लिया गया है यहाँ पे R1 बराबर R2, दोनों ये तो बराबर हो जाएंगे और ये किसके बराबर हो जाएंगे, तो ये R के बराबर हो जाएंगे। ठीक है, ओके। तो ये हमने मान लिया, R1 R2 को क्या मान के चले हैं, दोनों बराबर है और R मान लिए हैं। तो यहाँ पे R1 बराबर R2 है, बराबर R माने हैं, तो R1 प्लस R2 बराबर A हो जाएगा। कौन, R1 प्लस R2 बराबर A हो जाएगा। यहाँ पे चित्र में देख सकते हैं कि ये कोण जो होगा किसके, इस कोण के बराबर होगा। तो ये कोण कितने कितने के बराबर होगा, ये R1 और R2 दोनों का योग ये इसका ये बराबर हो जाएगा। तो ये कोण बराबर ये हो जाएगा, यानी कि कोण A जो होगा आपका बराबर क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2 ये हो जाएगा। ठीक है, तो वही हमने बताया कि R1 प्लस R2 बराबर A। ठीक है, और R1 और R2 बराबर हमने R माना है, तो यहाँ भी R यहाँ भी R, यानी कि क्या हो जाएगा बराबर A। तो यहाँ पे आप 2R बराबर क्या निकाल लेंगे, A निकाल लेंगे। तो R का मान यहाँ पे A/2 निकाल लेंगे। तो वही हमने यहाँ पे कैलकुलेशन किया है कि R का मान A/2 निकाले हैं। ठीक है, समझ गए। तो ये समीकरण 1 से हुआ है, यहाँ पे हमने भरे हैं। ठीक है ना, कहाँ पे भरे हैं, देखिए R1 R2 के जगह पे RR भर दिए हैं, तो 2R हो गया, और यहाँ से R का मान निकालें तो A/2 हो गया। अब क्या हो गया तो देखिए ये डेल्टा जो हो गया और ई कोण A जो है किसके बराबर, I और E के बराबर हो जाएंगे। ठीक है, तो ये हमने लिख दिया है चित्र से, A प्लस डेल्टा जो है कोण A और डेल्टा ये I और E के बराबर हो जाएंगे चित्र के हिसाब से। ठीक है, तो आपको ये अच्छी तरह से देख लेना है कि ये डेल्टा वाला कोण और ये वाला कोण जो है किसके बराबर, तो I और E के बराबर हो जाएंगे। ठीक है, इन दोनों के योग के बराबर हो जाएंगे, उन दोनों कोणों का योग। और यहाँ पे थोड़ा सा बात बताया गया है कि इसको समीकरण 2 मान लेंगे और इसमें करेंगे क्या कि डेल्टा के जगह डेल्टा m रखना है और E के जगह आपको I रख देना है। ठीक है, तो यहाँ पे समीकरण 2 में रखते हैं, तो डेल्टा के जगह डेल्टा m कर दिए और I ऐसे ही रह गया, और यहाँ पे I के जगह I कर दिए, तो A प्लस डेल्टा और यहाँ पे एक I और एक I 2I हो गया ना। यहाँ से I का मान निकालेंगे तो 2 सटा है तो बटा में आ जाएगा, यानी I बराबर क्या हो जाएगा, A प्लस डेल्टा m बटा 2। तो I का भी मान निकल गया और एक R का भी मान निकल गया। अब हम लोग ये स्नेल के नियम से जानते हैं कि म्यू बराबर साइन I बटे साइन R होता है ना, म्यू बराबर, तो यही हमने लिख दिया। तो म्यू साइन I के मान जो हमारा आया था यहाँ पे पुट कर दिए, और R का मान जो आया वो पुट कर दिए, यही प्रूफ करना था। म्यू बराबर करिए चाहे n बराबर करिए, बात एक ही है। ठीक है ना, तो यहाँ पे I और R का मान हम कहाँ से, यहाँ पे देखिए I का मान है और यहाँ R का मान है, ये दोनों उठाकर यहाँ पे हम पुट कर दिए और प्रूफ हो गया। ठीक है, तो ये 5 नंबर का काम आपका ओके हो गया। इस तरह से आपको बना देना है, सवाल को सॉल्व कर देना है। ठीक है, तो ये काफ़ी भारी भास्ट क्वेश्चन नहीं है, एकदम ईजी है, एक बार 2 बार बनाइएगा आपको बनाने आ जाएगा। ठीक है, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, आप जानते हैं ना, इंग्लिश में कहावत है, इसको ज़रूर ध्यान रखिएगा। जितना ही प्रैक्टिस कीजिएगा उतना ही आप इसमें पूर्ण बन सकते हैं। हाँ, दूसरा क्वेश्चन देखिए सबसे VVI है कि 1D ग्राफ जनित्र का बनावट, सचित्र वर्णन, क्रिया विधि, ये सब आपको बताना है, क्वेश्चन है, बहुत VVI है। तो देखिए सबसे पहले हम इनके बारे में बताते हैं कि 1931 में प्रोफेसर 1D ग्राफ ने एक ऐसा विद्युत उत्पन्न करने वाला एक मशीन बनाया था जिसके द्वारा 10 लाख वोल्ट या उससे भी अधिक विभवांतर ज्ञात किया जा सकता है। इन्हीं के नाम पर इसे 1D ग्राफ जनित्र कहा जाता है। तो ये 1D ग्राफ जनित्र के परिभाषा हो गया, ये 1D ग्राफ जनित्र होता क्या है। अब इसके बारे में देखिए बनावट और क्रिया विधि ये सब देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे इसका चित्र बनाया गया है और इसमें बनावट या रचना हम यहाँ पे लिखे हैं। तो यहाँ पे एक देखिए चित्र बना देना है ऐसे आपको, ठीक है, अच्छी तरह से ऐसे आपको चित्र बना देना है। वीडियो को रोक के चित्र बना लीजिए। और यहाँ पे देखिए बताया गया कि 1D ग्राफ जनित्र में M धातु का एक बहुत बड़ा गोला होता है, एक गोले की टाइप पर, ठीक है, जिसका नीचे मुँह खुला है, मुंह नीचे से खुला हुआ रहता है, जिसे एस स्तंभ के ऊपर से क्या किया गया, देखिए एस स्तंभ है ना, इसके ऊपर से रखा गया है, ऊपर रखा गया, खुली सिरा के निकट एक ब्रश भी लगाया गया है ना, ब्रश भी लगाया गया है। और फिर बताया गया कि P1 और P2 जो है 2 घिरनी लगाया गया। देखिए P1 और P2 जो है 2 घिरनी लगाया गया है ना, ठीक है, याद रखना है ये कि 2 घिरनी लगाया गया। यहाँ पे ब्रश है बी, इसको बी बना सकते हैं, ब्रश भी है, और यहाँ पे घिरनी लगाया गया। उसके बाद बताया गया कि रेशम या रबर, जिसके ऊपर से रेशम या रबर का बेल्ट लगाया गया है ना, बेल्ट लगाया गया है,
ये देखिए इस तरह से बेल्ट लगाया गया है और इन सभी यंत्रों को एक भी टंकी में व्यवस्थित किया गया है। मतलब ये बड़ा सा ये टंकी है, ऊपर से भी टंकी में इसको व्यवस्थित कर दिया गया है और तथा इसमें T1 तथा T2 दो वायु पंप लगाया गया है। T1 तथा T2 जो है वायु पंप लगाया गया है। देख लीजिए चित्र में, ये रहा T1 और ये रहा T2, ये दो वायु पंप है, ठीक है ना। और यहाँ पे D जो है आपका डॉट से यहाँ पे M गोला को कस दिया गया है। वोल्ट है, ये वोल्ट से का किया गया है। वोल्ट समझते हैं ना, वोल्ट होता है, नॉट होता है, तो ये इनसे नॉट वोल्ट्स द्वारा इसको क्या किया गया, यहाँ पे कस दिया गया है। ओके, फिर बोला गया है कि और भी टंकी में पृथ्वी को जोड़ दिया गया है। और जो टंकी है ना भी, इसको आपको क्या किया गया है कि ये पृथ्वी से जोड़ दिए गए हैं, यानी भूधृत कर दिया गया है। इसमें क्या क्या मतलब चीज़ें था वो सब इसको इसमें से चित्र में से देखकर लिख देना होता है। ये इसका बनावट हो गया, यानी रचना हो गया। अब क्रियाविधि यानी काम कैसे करता है, तो देखिए इसमें काम कैसे करेगा कि जब इस जनित्र में P2 घिरनी को एक मोटर एक ही सहायता से घुमाया जाता है। मान लीजिए कोई मोटर होगा, उसको एक मोटर को एक ही सहायता से घुमाया जाएगा इस जनित्र को, और P1 घिरनी की भी बोल्ट की सहायता से बेल्ट की सहायता से, जो बेल्ट लगा होता है ना, इस तरह से बेल्ट लगा था, तो वो बेल्ट लगा जो था आपका बेल्ट लगा था ना, तो ये जब घूमेगा तो इस टोटल को क्या करेगा, घुमाएगा घिरनी। तो बेल्ट की सहायता से क्या होता है घुमाने लगता है, घूमने लगती है, जिसमें कार्बन का ब्रश जो होता है B से घर्षण होने लगता है M गोलीय चालक पर आवेश से, जिसे M गोलीय चालक जो होता है ना, उस पर क्या होता है, आवेश से एकत्रित होने लगता है। इस तरह से जितना ही अधिक घिरनी घूमती रहती है उतना ही अधिक, यानी 10 लाख या 10 लाख से वोल्ट से ऊपर विभवांतर उत्पन्न होने लगता है। यही इसका काम है कि जो आपका ये जैसे ही ये घूमने लगेगा ना, ये घूमेगा जितना ही, उतना ही ये इस पर आवेश यानी इकट्ठा होते रहेगा, ठीक है। और ये इस जितना ही घुमाया जाएगा उससे मतलब कि 10 लाख या 10 लाख से वोल्ट से अधिक ये विभवांतर उत्पन्न करने लगेगी। ये इसका क्रियाविधि हो गया। अब देखिए इसका उपयोग क्या किया जाता है, तो उच्च विभवांतर उत्पन्न करने में। दूसरा उपयोग है प्रोटॉन न्यूट्रॉन या अल्फा कण के त्वरित करने में। तीसरा उपयोग है नाभिकीय भौतिक अध्ययन में। दोष क्या है कि उच्च विभवांतर के कारण यह खतरनाक होता है, ये तनी दोष हो गया। बड़े आकार होने के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में बहुत कठिनाई होती है, ये इसका दोष हो गया। चलिए ये तो आप लिख लेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, रेडियो एक्टिविटी क्या है तथा अल्फा बीटा गामा किरणों के गुण एवं अंतर स्पष्ट करें। तीसरा क्वेश्चन ये भी बहुत बार पूछा गया है। देखिए क्वेश्चन है, जब किसी तत्व या यौगिक में उत्सर्जित जब किसी तत्व या यौगिक में स्वतः कुछ विभेदित विकिरण जो होती है उत्सर्जित होने लगती है ना, होते रहती है, जो कि फोटोग्राफी प्लेट को प्रवाहित करते हैं, है ना। तो इसी घटना को क्या करते हैं, रेडियो सक्रियता कहते हैं। जब किसी तत्व या यौगिक में स्वतः कुछ विभेदित विकिरण उत्सर्जित होते रहते हैं जो कि फोटोग्राफी प्लेट को प्रवाहित करते हैं, है ना। फोटोग्राफी प्लेट को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। यहाँ पे प्रभावित कर लीजिएगा, ठीक है, प्रवाहित नहीं, प्रभावित करते हैं। इसी घटना को रेडियो सक्रियता कहते हैं तथा जिस पदार्थ में यह घटना होती है उसे रेडियो एक्टिविटी पदार्थ कहते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। और यहाँ पे प्रभावित लिख दीजिएगा। ओके, आगे देखते हैं। जैसे यूरेनियम हो गया, क्लोनियम हो गया, थोरियम हो गया, ठीक है, ये सब हो गया। अब देखते हैं आगे अल्फा बीटा और गामा किरणों में अंतर। देखिए अल्फा बीटा गामा किरण में अंतर इस प्रकार है। एक तरफ अल्फा के बारे में लिखना है, ये किरणें धनावेशित कण होते हैं। बीटा किरण में लिखना है कि ये किरणें ऋणावेशित होते हैं, और गामा किरण में लिखना है कि ये अनावेशित होते हैं, ठीक है। अल्फा किरण में 2 नंबर लिखना है कि इसका द्रव्यमान हीलियम परमाणु के बराबर होता है। बीटा किरण में लिखना है कि इसका द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान के बराबर होता है। गामा किरण में लिखना है कि इसका द्रव्यमान 0 होता है। अल्फा किरण में लिखना है कि इस पर 32 × 10⁻⁻⁰ कूलम आवेश उत्पन्न होता है।
यानी इसका आवेश होता है। इस पर -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम आवेश होता है। इस पर 0 आवेश होता है। इसका विभेदन क्षमता कम होता है। इसका विभेदन क्षमता अल्फा किरण से ज़्यादा होता है। इसका विभेदन क्षमता अल्फा बीटा किरण से अधिक होता है, यानी सबसे ज़्यादा गामा किरण की विभेदन क्षमता होता है। यह ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जा चुका है। 4 नंबर क्वेश्चन देखिए कि कहा गया कि साइक्लोट्रॉन की बनावट, सिद्धांत तथा क्रियाविधि का वर्णन करें। तो देखिए इस अच्छी तरह से बताया गया है। साइक्लोट्रॉन की पहले परिभाषा सुनिए। इस साइक्लोट्रॉन एक ऐसा युक्ति है ना, जिसके सहायता से आवेशित कणों जैसे प्रोटॉन, अल्फा कण, न्यूट्रॉन है ना, या आयनों को उच्च ऊर्जा तक त्वरित करते हैं। ये हो गया साइक्लोट्रॉन का परिभाषा। ये आपके 2 नंबर में भी आ सकते हैं। इस तरह से इसका चित्र बना देना है साइक्लोट्रॉन का, ठीक है ना। अच्छी तरह से देख लीजिए और इस चित्र को बना लीजिए। इसका बनावट में बताया गया है कि D1 तथा D2 दो खोखले डी आकार के बर्तन है, ठीक है, और इनके व्यास वाला किनारा समानांतर है और जिसके उच्च आवृत्ति के विद्युत दोलित्र से जोड़ा गया है, ठीक है। ये हमने लिख दिया है कि इसमें क्या क्या हमने किया बनावट में। सिद्धांत में देखिए लिखा गया है कि जब किसी धनावेशित कण को प्रबल चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत उच्च आवृत्ति के विद्युत क्षेत्र में बार बार गति कराई जाती है तो वह त्वरित हो जाता है और अत्यधिक ऊर्जा प्राप्त कर लेता है। ये इसका सिद्धांत में लिख देना है, ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है, क्रियाविधि में लिखना है ये कि एक धनावेशित कण है जो पी की कल्पना करते हैं, जिसका द्रव्यमान m और आवेश q है, और इसे D1 तथा D2 के बीच में रखेंगे और यह कण -v विभव वाला बर्तन की ओर त्वरित होता है। D1 तथा D2 के लंबवत एक चुंबकीय क्षेत्र विद्युत चुंबक के द्वारा आरोपित किया जाता है और इसके कारण आवेश की गति अर्धविद्युताकार पथ के अनुरूप होता है कि दोलन की आवृत्ति इस तरह सेट किया जाता है कि अर्धविद्युताकार पथ लगा समय दोलन के अर्ध आवर्त काल के बराबर हो जाता है। इसी स्थिति में धनावेशित D1 तथा D2 के बीच आएगा तो दूसरा D2 का विद्युत विभव D2 का विभव धनावेश अधिक वेग से D2 में प्रवेश करने लगेगा, जिसके कारण D2 में वृत्तीय पथ की त्रिज्या बढ़ जाएगी और यह प्रक्रिया बार बार दोहराई जाती है, जिसके कारण धनावेश अधिक हो जाता है और इसकी ऊर्जा भी बहुत अधिक हो जाती है। ये तो हो गया इसका आंसर, क्रियाविधि हो गया कैसे कैसे काम करना है। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, कहा गया है कि प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या है, इसके नियमों को लिखें तथा आइंस्टीन द्वारा इसकी व्याख्या कैसे की गई। तो प्रकाश विद्युत प्रभाव की पहले परिभाषा जानिए कि कुछ पदार्थ ऐसे पाए जाते हैं जिन पर उच्च आवृत्ति की प्रकाश अर्थात विद्युत चुंबकीय तरंग आरोपित किया जाता है, तब इससे इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं। इसी घटना को प्रकाश विद्युत प्रभाव कहा जाता है। अब देखिए इसके नियम बताया गया है। प्रकाश विद्युत प्रभाव का नियम नंबर 1, किसी सतह के फोटो इलेक्ट्रॉनों का निकलना अर्थात प्रकाश का आवृत्ति पर निर्भर करता है, न कि उसकी तीव्रता पर। दूसरा नियम बताया गया है कि प्रति सेकंड उत्सर्जित होने वाले फोटो इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर करती है। तीसरा बताया गया कि फोटो इलेक्ट्रॉनों की महत्तम गतिज ऊर्जा आपतित प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर नहीं करता है। चौथा नियम बताया गया कि उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉनों की महत्तम गतिज ऊर्जा आपतित प्रकाश की आवृत्ति पर निर्भर करता है। पांचवा बताया गया कि धातु पृष्ठ पर प्रकाश के आपतित होने और फोटो इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जित होने के बीच लगा समय अत्यंत अल्प यानी 10⁻⁻8 सेकेंड होता है। तो ये इसका नियम हो गया प्रकाश विद्युत प्रभाव के। आगे देखते हैं आइंस्टीन की अब व्याख्या देख लेते हैं। आइंस्टीन का प्रकाश का समीकरण, विद्युत समीकरण, कि आइंस्टाइन ने जर्मनी वैज्ञानिक मैक्स प्लांक क्वांटम सिद्धांत के आधार पर बताया कि जैसे कोई प्रकाश फोटोन किसी धातु के सतह पर पड़ती है तो फोटोन ऊर्जा 2 भागों में बढ़ जाती है। पहला भाग प्रकाश इलेक्ट्रॉन धातु की सतह तक लाता है, जिसे कार्य फलन ओमेगा कहते हैं, और दूसरा भाग प्रकाश इलेक्ट्रॉन अधिकतम गतिज ऊर्जा ई के द्वारा प्रदान करता है। आइंस्टाइन के समीकरण देखिए इस प्रकार, एच बी बराबर ओमेगा प्लस ई के, और ई के को अगर हम इधर लाते हैं तो प्लस था तो इधर आया तो क्या हो गया, माइनस हो गया, और एच बी इधर आया तो माइनस हो गया। अब अगर हम दोनों तरफ
क्या करते हैं, -1 से गुना करते हैं तो ये प्लस हो जाएगा, और ये प्लस हो जाएगा तो इसको पहले और ओमेगा को बाद में लिख दिया गया, और ई को ऐसे ही छोड़ दिया गया, एच बी को ऐसे ही छोड़ दिया गया, ठीक है। और ओमेगा के स्थान पे हम एच न्यू लिख सकते हैं, एच न्यू नॉट 0, तो इस तरह से हमने लिख दिया। अब हम क्या करते हैं, एच दोनों में से कॉमन कर लिए तो एच इंटू क्या हो गया, न्यू माइनस न्यू नॉट, ठीक है। आगे देखते हैं, यदि उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉनों का अधिकतम वेग वोल्टेज मैक्सिमम हो तब देखा जाए ई के बराबर होता है 1/2 mv² मैक्सिमम। तो समीकरण 1 तथा 2 से दोनों को अगर हम तुलना करते हैं, ठीक है, देख लीजिए यहाँ पे, तो ई के इसमें भी है, ई के इसमें भी है, तो दोनों कट जाएंगे तो इतना बराबर क्या हो गया, इतना हो जाएगा, ठीक है। तो वही लिख दिया गया है, इसको हम पहले लिख दिए हैं और इसको हम बाद में लिख दिए हैं। तो ये हो गया इसका आइंस्टाइन का समीकरण, यहाँ पे जो बताना था आपको, ठीक है, प्रकाश विद्युत समीकरण ये प्राप्त हो चुका है, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, चल कुंडली गैल्वेनोमीटर के सिद्धांत एवं क्रियाविधि को बताइए। तो देखिए हमने सबसे पहले इसका परिभाषा लिखा है, चल कुंडली गैल्वेनोमीटर क्या होता है। तो गैल्वेनोमीटर चल कुंडली जो है एक ऐसा युक्ति होता है जिसका उपयोग किसी चालक के प्रवाहित अल्प धारा के मापने में के लिए किया जाता है। और इसका सिद्धांत कैसे लिखना है, देखिए यहाँ पे सिद्धांत लिख देना है इसका आपको चित्र अच्छी तरह से बना देना है, ठीक है ना, और इसका सिद्धांत को लिख देना है, ठीक। तो इसका चित्र बनाना है, सिद्धांत लिखना है। जब किसी धारा प्रवाहक कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो उस पर एक बल आघूर्ण क्रियाशील हो जाता है, ठीक है, इसका सिद्धांत हो गया ये। और इसका ये चित्र बना लेना है अच्छी तरह से, और इसका एक बनावट में लिखना है कि इसमें अधातु के फ्रेम पर लपटी हुई एक कुंडली होती है। कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र के 2 ध्रुवों के बीच लटकाया जाता है तथा एक नरम लोहे के टुकड़े को कुंडली के फ्रेम के मध्य रखा जाता है, ठीक है ना। ये सब आपका बनावट में लिख दिया गया। आगे देखते हैं कार्य कैसे करता है। तो जब किसी धारावाहक कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है ना, तो उस पर एक बल आघूर्ण उत्पन्न हो जाता है। बल आघूर्ण को टर्क द्वारा दर्शाया गया है। टर्क बराबर कितना हो गया भाई, NA/IB sin थीटा, ठीक है। तो ये बात बताया गया है। तो यहाँ पे यदि थीटा की बात किया जाए तो थीटा के अगर 90 बात किया गया है तो 90 डिग्री यानी साइन 90 का मान क्या होता है 1, तो एक रख दिया गया है। तो यहाँ पे टर्क बराबर क्या हो गया, NA/IB, ओके। इसको समीकरण 1 मान लिया गया। अब देखिए यहाँ पे थोड़ी सी बात लिखा गई, जैसे ही कुंडली से धारा प्रवाहित होती है तो कुंडली में विक्षेप उत्पन्न हो जाता है और उसमें प्रत्यानयन बल उत्पन्न हो जाता है, ठीक है। यदि उत्पन्न प्रत्यानयन बल का मान K और विक्षेप फाई हो तो टर्क बराबर K × फाई, इसको समीकरण 2 मान लिया गया। तो यहाँ पे टर्क का मान ये प्राप्त हो गया, ओके। और यहाँ पे हाँ, तो दोस्तों हमने बता रहा था आपको कि यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या है, टर्क बराबर इतना लिखा हुआ था, यहाँ पे भी टर्क बराबर इतना लिखा हुआ है। तो समीकरण 1 और 2 से अगर हम करते हैं तुलना तो ये टर्क से टर्क खत्म हो जाएगा, तो इतना बराबर इतना हो जाएगा। तो वही हमने यहाँ पे लिखा है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे देखिए इधर I को अगर छोड़कर अगर देखें तो कितना हो जाएगा, K/NA/B नीचे चला जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या किया गया है कि K/NA K है ना, और ये जो K/NAB जो है इसको G से डिनोट किया गया है, ठीक है, G से डिनोट किया गया। तो I बराबर G × फाई हो गया, G बराबर क्या है, K/NAB, जिसे हम धारामापी नियतांक कहते हैं। तो इसका व्यंजक प्राप्त हो गया, ओके। तो आप अच्छी तरह से इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। और ये अगर आपको PDF चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, तो आपको PDF मिल जाएगा, ठीक है। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अपना WhatsApp नंबर देना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए कि यौगिक परावैद्युतता वाले समानांतर प्लेट के संधारित्र के धारिता के लिए व्यंजक प्राप्त करें। तो ये भी काफ़ी बार आ चुके हैं एग्जाम में, देखिए इसको भी देखते हैं अच्छी तरह से। तो सबसे पहले हम लिखे हैं कि हम जानते हैं कि जब प्लेटों के बीच में हवा या निर्वात
रहता है तो संधारित्र की धारिता का व्यंजक यहाँ पे प्राप्त इतना होता है। ठीक है, यहाँ पे हमने एक दो प्लेट लिया है, ए और बी लिया है ना, इस पर प्लस आवेश, इस पर माइनस आवेश दिया गया है। ठीक है, और इसके बीच में कोई परावैद्युत माध्यम रखा गया है प्लस माइनस के बीच। तो यहाँ पे मान लिया कि दो प्लेटों के बीच में डी दूरी पर है। ठीक है, डी दूरी पर यदि के मोटाई वाला कोई परावैद्युत रखा गया है। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए बीच में के मोटाई वाला कोई परावैद्युत पदार्थ रखा गया है, तो संधारित्र की धारिता ज्ञात करनी है। ठीक है, व्यंजक प्राप्त करना है। यहाँ पे बताया गया है कि जब प्लेटों के बीच परावैद्युत नहीं हो तो विद्युत क्षेत्र का मान E1 बराबर कितना होता है, सिग्मा बटा E0, और ठीक है इतना होता है। और चूँकि सिग्मा बराबर कितना होता है, D बटे ए होता है, तो वही सिग्मा के स्थान पर D बटे ए रखा गया और E0 था तो वैसे ही रहने दिया। इसको इक्वेशन 1 मान लिया गया। जब प्लेटों के बीच में परावैद्युत होता है तो विद्युत क्षेत्र होगा, तो यहाँ पे देखिए E2 बराबर कितना हो जाता है, E1 बटा के हो जाता है। और यहाँ से E1 का मान हम यहाँ से पुट कर ले रहे हैं। ठीक है, यहाँ से E1 का वैल्यू यहाँ पे पुट कर दिया, तो D बटे क्या हो गया, A0 के हो गया। इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। समीकरण 1 के कारण विभव कितना होता है, E1 बराबर V1 बराबर E1 इंटू D माइनस टी हो जाता है। ठीक है, और तो यहाँ पे जो मान प्राप्त है ना हमें, ये E1 का मान जो प्राप्त था, ठीक है, यहाँ पे E1 का मान हम यहाँ पे पुट कर दिए। ठीक है, ये समीकरण 1 से प्राप्त हो गया। यहाँ पे देखिए समीकरण 1 में जो मान है ना E1 का, यहाँ पे देखिए वही यहाँ पे रख दिया गया। अब E2 विभव के कारण भी, E2 के कारण विभव का क्या हो जाता है सूत्र, V2 बराबर E2 माइनस E2 इंटू टी हो जाता है। ओके तो ये बात यहाँ पे रख दिया गया है। तो E2 का जो मान व्यंजक था, ठीक है, E2 का जो व्यंजक था यहाँ पे रख दिया गया है, इंटू टी है तो टी, यानी V2 बराबर हो गया dt बटा ए इप्सिलॉन नॉट के। ठीक है, तो ये हो गया। तो V1 V2 दोनों प्राप्त हमें हो चुका। ठीक है, तो देखिए ये V1 ये V2 दोनों प्राप्त हो चुका। अब इन दोनों का मान हम कहाँ पे रखेंगे, ये E2 कहाँ से आया है, तो देख लीजिए यहाँ पे E2 का मान यहाँ पे निकाला गया है, कितना है, यही हमने यहाँ पे रख दिया है। ठीक है, और इंटू टी है तो टी, यानी V2 का मान ये प्राप्त हो गया और V1 का मान ये, दोनों हम यहाँ पे रख लेंगे। तो प्लेटों के बीच कुल विभव का V बराबर प्राप्त हो जाएगा कितना, V1 प्लस V2। तो V1 के स्थान पे जो मान प्राप्त है हमें और V2 का जो मान है, दोनों हम यहाँ पे क्या रखेंगे, पुट कर देंगे। ठीक है, तो वही क्या किया गया, V1 और V2 का मान यहाँ पे रख दिया गया है। ठीक है, और रखने के बाद में क्या किया गया है कि अब संधारित्र की धारिता क्या होता है, C बराबर क्या होता है, D बटे V हो जाता है। तो इसको हम D ऐसे ही छोड़ देते हैं और V का मान यहाँ पे टोटल जो था यहाँ पे हम नीचे रख लेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे जो भी कॉमन है इसको कॉमन काट लिया गया है। तो क्या कॉमन है, D बटे ए इप्सिलॉन नॉट, इसमें भी है इसमें भी है, तो दोनों को बाहर कर लिया गया। तो यहाँ पे बचा D माइनस टी और प्लस में T बटा कॉन्स्टेंट यानी K बच गया। और ठीक है, तो ये बात, और यहाँ पे ये किस चीज़ का था व्यंजक, C का, तो ये इसका C का व्यंजक हो गया। ठीक है, और नीचे यहाँ पे A0 था तो A0 ऊपर चला गया है। ठीक है, चूँकि यह D से D क्या हो गया, कट गया है ना, D से D क्या हो गया, कट गया। यहाँ पे देखिए D से D कट गया है। ओके, तो ये D से D जब कटेगा है ना, तो ये आपका हो जाएगा A0 A D माइनस टी इन प्लस टी बटा के। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, यही इसका व्यंजक हो गया। बायो सावर्त के नियम की व्याख्या करें और धारावाही कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक प्राप्त करें। ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन है ये पार्ट 1 का। और नेक्स्ट पार्ट में हम मतलब आपको टोटल 15 क्वेश्चन का सोल्यूशन देंगे। ठीक है ना, तो नेक्स्ट पार्ट में 7 क्वेश्चन लेकर आएंगे जो आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये पार्ट 1 है। पार्ट 2 देखना नहीं भूलिएगा। पहली बार आए हैं चैनल को तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ज़रूर। ठीक है, ताकि नेक्स्ट वीडियो आपको मिल जाए। आगे देखते हैं, वायु सावर्त के नियम की व्याख्या करना है आपको। ठीक है, कुंडली पर चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक प्राप्त करना है। तो यहाँ पे देखिए फ्रांस के एक वैज्ञानिक बायो सावर्त ने 1820 ईस्वी में धारा से संबंधित चुंबकीय क्षेत्र के बारे में अध्ययन कर एक नियम का प्रतिपादन किया जिसे बायो सावर्त का नियम कहा जाता है।
जिनका नियम इस प्रकार है। नंबर 1 नियम में बताया है इन्होंने कि किसी धारावाही चालक का अल्प अवयव, ठीक है, अल्प अवयव dl के द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र में बिंदु P पर स्थित चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निम्न कारकों पर निर्भर करता है। दूसरा बात बताया कि dv चालक के प्रवाहित धारा I के समानुपाती होता है, अर्थात dv समानुपाती I हो गया। ओके। तीसरा बात बताया गया कि dv अल्पांश की लंबाई dl के समानुपाती होते हैं, यानी dv डेल्टा v समानुपाती dl हो गया, यानी डेल्टा l। और dv आगे बोला है कि dv अल्पांश की लंबाई डेल्टा l तथा बिंदु P के बीच बने कोण थीटा के ज्या के समानुपाती होता है, यानी dv समानुपाती साइन थीटा हो गया। dv चालक से संबंधित P के बीच त्रिज्या के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, अर्थात ये बात बताया गया है कि dv समानुपाती 1/r²। उपयुक्त सभी को मिलाने पर सबको मिला दिया गया तो हमें क्या प्राप्त हो जा रहा है, टोटल को मिलाने पर ये नहीं है, dv समानुपाती क्या हो जा रहा है, डेल्टा l साइन थीटा बटा r²। और इसी को अगर यहाँ पे ये समानुपाती अर्थ कांस्टेंट के आ गया है ना, तो ये कांस्टेंट a आ गया। इसमें आई एक छूटा था, आई भी लिख लीजिएगा, ठीक है। तो आई तो के आई डी एल साइन थीटा बटा r², ठीक है, जहाँ के एक नियतांक है, जहाँ के का मान 4 म्यू नॉट बटा 4 पाई हो जाता है, जिसका मान 10 के पावर -7 हो जाता है। और इसको सभी को मिलाकर लिखा गया है, के का मान यहाँ पे रख दिया गया, ठीक है। तो यही आपका व्यंजक प्राप्त हो गया, dv म्यू नॉट बटा 4 पाई आई dl साइन थीटा r², ठीक है। तो इस तरह से आपका व्यंजक प्राप्त कर लेना है, ठीक है। ओके।